नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को लेकर के। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण होता है। ए ऑप्शन सघोष, ब अघोष, स ऑप्शन अल्प प्राण और द ऑप्शन महाप्राण। यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण होता है। तो मित्रों, सही उत्तर होगा अल्प प्राण। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है तथा दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण होता है। बात करें अघोष और सघोष की, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं तथा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयत्न के आधार पर लय वर्ण है। प्रयत्न के आधार पर लय वर्ण है लुंठित वर्ण, प्रकंपित वर्ण, ताड़नजात वर्ण, पार्श्विक वर्ण। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा पार्श्विक वर्ण। यानी लय, पार्श्विक का मतलब होता है बगल से। यानी जिन वर्णों का या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास यानी जो हवा है वह जीभ के दोनों तरफ से निकल जाए। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जीभ के दोनों तरफ से निकल जाए उन्हें पार्श्विक वर्ण कहते हैं और लय यहाँ पर पार्श्विक वर्ण है। बात करें लुंठित और प्रकंपित, ये दोनों एक ही है। और लुंठित या प्रकंपित वर्ण यानी लुढ़कता हुआ या कांपता हुआ जो वर्ण मुंह से बाहर निकलता है उसे लुंठित व प्रकंपित वर्ण कहते हैं। जो रे है यानी रे लुंठित व प्रकंपित है, ल पार्श्विक है और ताड़नजात ड़ और ढ। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। स्वर निर्धारण का प्रमुख घटक है। यानी स्वर निर्धारण का प्रमुख घटक है ऑप्शन कंठ, ब श्वास, स जीभ, द तालु। तो आपका सही उत्तर होगा ब ऑप्शन श्वास। यानी स्वर निर्धारण का प्रमुख घटक श्वास है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। महाप्राण ध्वनि युग्म कौन सा है। यानी नीचे लिखे हुए जो ऑप्शन है उनमें से महाप्राण ध्वनि युग्म कौन सा है। ए ऑप्शन ख और घ, ब ऑप्शन ठ और ण, स ऑप्शन ब और भ और द ऑप्शन क और ख। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन ख और घ। मित्रों, याद रखिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण सदैव महाप्राण होते हैं। तो इस जो ए ऑप्शन है इसी में दूसरा और चौथा वर्ण है ख और घ। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। लिंग की दृष्टि से बेमेल शब्द है। लिंग की दृष्टि से बेमेल शब्द है। ए ऑप्शन कवि, दूसरा ऋषि, स ऑप्शन हार और द ऑप्शन मधुरता। यानी कवि, ऋषि, हार और मधुरता। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा मधुरता, क्योंकि मधुरता स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी कवि, हार और ऋषि ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो हमें जो बेमेल है यानी बाकी तीन तो पुल्लिंग है और एक ये स्त्रीलिंग है। तो मित्रों, याद रखिए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए तुम्हें है ना एक ही ट्रिक याद रखो कि जो भी शब्द आपको दे रखा है उसके आगे लगाओ यह होता है या होती है। जैसे कवि की बात करें, कवि होता है या होती है, तो कवि होता है। ऋषि होता है या होती है, ऋषि होता है। तो मधुरता होता है या मधुरता होती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ए प्राणी, ब वक्त, स चेहरा, द वायु। तो आपका सही उत्तर होगा द ऑप्शन वायु। यानी वायु शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होता है, इसका कभी पुल्लिंग नहीं बनता। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का असंगत पर्यायवाची युग्म कौन सा है। यानी असंगत वाले को हमें देखना है। यानी इन जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें एक पुल्लिंग का है, एक स्त्रीलिंग का है। तो इनमें से वह ऑप्शन हमें छांटना है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार नहीं है। तो ए ऑप्शन ग्रंथ और पुस्तक, ब अग्नि आग, स विद्यालय पाठशाला, द पेन कलम। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा ब ऑप्शन, क्योंकि अग्नि और आग ये दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। बात करें ए ऑप्शन तो ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है
और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताई थी, ग्रंथ होता है या होती है, तो ग्रंथ होता है, और पुस्तक होता है या होती है, तो होती है। तो ग्रंथ पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग। और इधर इस ब वाले ऑप्शन में दोनों ही स्त्रीलिंग है। विद्यालय होता है तो पुल्लिंग, पाठशाला होती है तो स्त्रीलिंग, पेन होता है पुल्लिंग, और कलम होती है तो ये स्त्रीलिंग। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें ब ऑप्शन। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताने वाला शब्द कहलाता है। किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताने वाला शब्द कहलाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ब ऑप्शन कारक। मित्रों, याद रखिए कि किसी भी कोई भी वाक्य हो, उसमें किसी भी शब्द का क्रिया से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। सदा सत्य बोलो में रेखांकित पद है। सदा सत्य बोलो में रेखांकित पद है। विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपका सही उत्तर होगा स ऑप्शन, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से रूपांतरित भाववाचक संज्ञा है। यानी नीचे लिखे हुए शब्दों में, यानी नीचे लिखे हुए जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा वाले जो शब्द हैं, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। ए ऑप्शन नारीत्व, ब अपनत्व, स वीरत्व, और द ऑप्शन लालित्य। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन नारीत्व। यानी नारीत्व शब्द जातिवाचक संज्ञा से, यानी नारी शब्द से बना हुआ भाववाचक शब्द है, यानी भाववाचक संज्ञा है। बात करें ब ऑप्शन की, अपनत्व, यह सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। अपना सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। बात करें स और द ऑप्शन की, तो स ऑप्शन वीर यानी विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। और द भी ललित, ललित भी, ललित का मतलब सुंदर, तो ये भी गुणवाचक विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन अंत्याक्षरी, ब भूर्जा, स अन्वीक्षा, द ऑप्शन परीक्षा। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा स ऑप्शन अन्वीक्षा। मित्रों, अन्वीक्षा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन इक्षा, यानी इसमें यण संधि है। और बाकी जो तीन ऑप्शन बचे हुए हैं इनमें दीर्घ संधि है। अंत्यधन अक्षरी, भूधन ऊर्जा, और परिधन इक्षा। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। स्वैच्छिक शब्द का संधि विच्छेद होगा। स्वैच्छिक शब्द का संधि विच्छेद होगा। मित्रों, याद रखिए कि जहां भी डबल मात्रा दिखे, चाहे ऐ की हो चाहे औ की हो, और अगर वहां से किसी शब्द का विच्छेद हो रहा है जहां डबल मात्रा लगी है, तो वहां सदैव वृद्धि संधि होती है। तो स्वैच्छिक शब्द का संधि विच्छेद होगा ए सुधन ऐच्छिक, ब सुधन वैच्छिक, स ऑप्शन स्वधन इच्छिक, और द ऑप्शन स्वधन ऐच्छिक। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा द ऑप्शन स्वधन ऐच्छिक। यानी ए और ए या आ के बाद ए आई आए तो उसका आई बन जाता है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से, निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। ए ऑप्शन पराभव, ब पराशय, स पराजय, और द ऑप्शन परामर्श। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा ब ऑप्शन पराशय, क्योंकि पराशय में दीर्घ संधि हो रही है। इसमें परधन आशय होगा। इसका संधि विच्छेद करके देखें तो परधन आशय होगा। और इसमें पराधन भव, पराधन जय, और पराधन मर्ष। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। ए ऑप्शन अनुच्छेद, ब अनुत्पादक, स ऑप्शन अनुदित, और द ऑप्शन अन्वीक्षा। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा अनुत्पादक। यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद है इसमें अनु प्लस छेद होगा। इसका अगर इसमें बात करें, इसका विच्छेद करके देखें तो अनु प्लस छेद हो जाएगा। बाकी ब ऑप्शन की बात करें तो इसमें अन्न यानी नए हलंत रहेगा, अन्न धन उत्पादक।
बात करें स ऑप्शन की तो अनुधन उदित, और बात करें द ऑप्शन की तो अनुधन इक्षा। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा इसमें अनुत्पादक, ब ऑप्शन। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग है? निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग है? ए ऑप्शन अनुपयोग, ब अनुदार, स ऑप्शन अनुर्वर, द ऑप्शन अन्वेषण। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा द ऑप्शन अन्वेषण। यानी जो ए ऑप्शन है अनुपयोग, तो इसमें अनधन उपयोग, और ब वाले ऑप्शन को देखें तो अनधन उदार, और स वाले ऑप्शन को देखें तो अनधन उर्वर, और द वाले ऑप्शन को देखें तो अनुधन ऐषण होगा। तो इस वजह से मित्रों आपका सही उत्तर होगा द ऑप्शन अन्वेषण। बात करें अगले प्रश्न की, उपसर्ग प्रयोग के आधार पर असंगत शब्द का चयन कीजिए। उपसर्ग प्रयोग के आधार पर असंगत शब्द का चयन कीजिए कि मित्रों आपको वह उपसर्ग यानी वह असंगत शब्द ढूंढना है जिसमें एक जैसे यानी एक ही उपसर्ग ऐसा है जो सभी शब्दों में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वह शब्द कौन सा है जो सब में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो ए ऑप्शन अभिभाषण, ब अभिक्षित, स ऑप्शन अभ्यागत, और द ऑप्शन अभिमुख। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा ब ऑप्शन अभिक्षित। मित्रों अभिभाषण में अभिधन भाषण, यानी इन बाकी तीन में अभि उपसर्ग है, यानी अभिधन भाषण, अभिधन आगत, और द ऑप्शन में अभिधन मुख। लेकिन इसमें अभिधन, तो इसमें अभिधन इच्छित ये नहीं होगा, यानी सही उत्तर होगा आपका ब ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? तो पहला ए ऑप्शन अक्षम सक्षम, ब अगम सगम, स सुविधा दुविधा, और द अपेक्षा उपेक्षा। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा ब ऑप्शन अगम और सगम, यानी अक्षम का सक्षम ये वाला सही है, और ब वाले का अगम और सगम, यानी सगम न होकर के यहाँ पर सुगम होगा। अगम का विलोम शब्द होता है सुगम। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है? निम्न में से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है? यानी ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से तीन ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन शुद्ध है, तो हमें शुद्ध वाले का चयन करना है। ए अंधकार रोशनी, ब ऑप्शन विलोम प्रतिलोम, स बहिरंग अंतरंग, और द ऑप्शन अधम और मध्यम। तो मित्रों हमें शुद्ध वाले को देखना है, तो आपका सही उत्तर होगा स ऑप्शन बहिरंग अंतरंग। मित्रों अंधकार का विलोम शब्द होगा उजाला, और विलोम का होगा अनुलोम, और यानी विलोम का अनुलोम और प्रतिलोम का भी अनुलोम ही होगा, और अधम का होगा उत्तम, यानी अधम का उत्तम, विलोम का अनुलोम, और अंधकार का उजाला। तो आपका सही उत्तर होगा फिर स ऑप्शन बहिरंग अंतरंग। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। धन्यवाद।